नमस्कार, मैं अजय राय लिखावट संस्था के आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। हमारे साथ चार वक्ता के रूप में जुड़े हैं। सबसे पहले त्रिनेत्र जोशी जी, आपका स्वागत है। दूसरे वक्ता के रूप में कौशल किशोर जी हमारे साथ बने रहेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और तीसरे वक्ता हमारे पंकज बिष्ट सर हैं, वो भी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। मिथिलेश श्रीवास्तव जी, जो लिखावट संस्था की शुरुआत उन्होंने की और वर्षों से कार्यक्रम होता आया है, उसी लिखावट संस्था के अंतर्गत आज हम सभी एकत्र हुए हैं। मंगलेश डबराल जी को याद करेंगे। पिछले साल कोविड जैसी महामारी में 9 दिसंबर को हम सब ने अपने प्रिय कवि मंगलेश जी को खो दिया। आमंत्रित करूंगा मिथिलेश श्रीवास्तव जी को। मिथिलेश जी प्रसिद्ध कवि हैं, लेखक हैं, संस्कृति कर्मी हैं और समीक्षक भी हैं। लिखावट संस्था से वर्षों से जुड़ाव रहा है। मंगलेश डबराल जी के अभिन्न मित्रों में से एक हैं। आप लंबे समय तक मंगलेश जी के साथ रहे हुए हैं, तो उनकी रचनाओं पर, उनके व्यक्तित्व पर, पत्रकारिता पर अपनी बात रखेंगे। मिथिलेश जी से आग्रह है कि कृपया टिप्पणी रखें। धन्यवाद। ये बात बता दूं कि आज जो हम सब लोग यहाँ मंगलेश जी को याद करने के लिए जुड़े हैं, सब मंगलेश जी के गहरे दोस्तों में से पंकज बिष्ट, त्रिनेत्र जोशी, कौशल किशोर, इनकी अगाध मित्रता और आपसी प्रेम को मैंने दिल्ली में रहते हुए देखा था। एक दूसरे का कितना सम्मान करते थे लोग और एक दूसरे के लिए जान छिड़कने वाली स्थितियों में होते थे। तो मित्रों और दोस्तों की स्मृतियों में जो मंगलेश डबराल हैं, तो यहाँ तो वो बात आएगी ही। त्रिनेत्र जी बात करेंगे, पंकज जी करेंगे, कौशल किशोर करेंगे। मैं लिखावट के श्रोताओं और दर्शकों के लिए मंगलेश जी का एक जीवन वृत्त रख देना चाहता हूँ, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग मंगलेश जी के बारे में जान सकें, सुन सकें। मंगलेश जी उत्तराखंड के गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के काफल पानी के थे। वहीं उनका जन्म हुआ था 1948 में। उसके बाद उन्होंने स्कूली और इंटरमीडिएट और बीए की पढ़ाई भी की। हर सेकेंडरी की पढ़ाई उन्होंने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज चंबा टेहरी गढ़वाल से किया। फिर वो चले आते हैं 63 में इंटर कॉलेज टेहरी गढ़वाल में। फिर हिंदी की पढ़ाई उन्होंने एक टीचर के रूप में काफल पानी में हिंदी पढ़ाया बच्चों को स्कूल में। 1968 में उन्होंने बीए में एडमिशन लिया देहरादून में, और शायद वो पढ़ाई वो पूरी नहीं कर सके। 1968 में देहरादून से वो चलते हैं और फिर वो दिल्ली में 1969 में नौकरी की तलाश में होते हैं। यह वही पीरियड है जब एक निराशा पूरे हिंदुस्तान में छाई हुई थी, युवाओं में छाई हुई थी। हम नक्सलबाड़ी की गूंजें भी सुन रहे थे। तो उसमें वो नौकरी खोजते हुए दिल्ली आते हैं 1969 में। 70 में पैट्रियट, हिंदी की पैट्रियट पत्रिका थी,
वहां उन्होंने नौकरी पाई। शायद उसके संपादक थे स्वामीनाथन, पेंटर स्वामीनाथन। मंगलेश जी सुनाया करते थे कि जब स्वामीनाथन के पास गए तो उनके कमरे में एक लिखा हुआ था कि समय मुझे बर्बाद करता है और मैं समय को बर्बाद करता हूँ। 1972 में वो सोशलिस्ट भारत में काम किया उन्होंने, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक का अखबार था। उसके बाद 73 में वो प्रतिपक्ष में आते हैं और वहां उन्होंने पत्रकारिता की। 75 में वो भोपाल चले गए 1975 में, जहां उन्होंने पूर्वाग्रह पत्रिका में सहायक संपादक रहे। फिर वो इलाहाबाद चले गए 1977 में, इलाहाबाद गए जहां अमृत प्रभात ज्वाइन किया और वहां उन्होंने नौकरी की। और फिर वहां से वो अमृत प्रभात के ही हिंदी में वो लखनऊ आ गए और 80 से लेके 82 तक वो लखनऊ में रहे। और उन्हीं दिनों कौशल किशोर से उनका बड़ा घनिष्ठ मेल जोल रहा, मिलना रहा और साथ में वो लोग काम भी करते थे। मंगलेश डबराल वहाँ के लिटरेरी सेक्शन के इंचार्ज थे, कल्चरल के, और उसको वहाँ उन्होंने देखा। और फिर 83 में दिल्ली आते हैं जनसत्ता के रविवारीय प्रशिष्ट के संपादक होके। इस बीच 1980 में उनका पहला संग्रह पहाड़ पर लालटेन आ गया था। दिल्ली आने से पहले पहाड़ पर लालटेन 1981 में राधा कृष्ण प्रकाशन से, जिस पर उनको 1982 में ओम प्रकाश स्मृति सम्मान मिला था। 83 से लेके और लगभग 20 वर्षों तक वो जनसत्ता में साहित्यिक पत्रकारिता ही नहीं बल्कि समग्र पत्रकारिता की। और ये वही दौर है जहां मेरी मुलाकात मंगलेश डबराल से हुई, जब हम लोग साकेत में पुष्प विहार में रहते थे। वो भी रहते थे, मैं भी रहता था। और एक ऐसा इत्तेफाक बना कि उनसे वहीं पर मुलाकात हुई। और उनसे मुलाकात के मायने सिर्फ कविता ही नहीं है, एक मित्रों का एक संसार मेरे सामने खुला। और उसी संसार में त्रिनेत्र जोशी हैं, पंकज बिष्ट जी हैं। मुझे याद है पंकज बिष्ट जी आजकल के संपादक थे और उन्होंने मुझसे कहा कि मंगलेश का एक इंटरव्यू करें। एक युवा विशेषांक पंकज जी ने उस समय निकाला था और मैंने मंगलेश जी का एक इंटरव्यू किया, लंबा इंटरव्यू, जो पंकज जी ने बड़े प्यार और स्नेह के साथ उसको आजकल में छापा उस युवा विशेषांक में। और वो इंटरव्यू इतना प्रसिद्ध हुआ कि 3-4 और जगहों पर भी, जैसे प्रभात खबर में छापा। मंगलेश जी के किताब है, इंटरव्यूज की किताब, उपकथन जिसका नाम दिया, उसमें भी ये इंटरव्यू संकलित हैं। तो इस तरह से यह आत्मीयता जो मैंने पंकज जी के साथ महसूस की, त्रिनेत्र जी के साथ महसूस की, उसके पीछे वो स्नेह था मंगलेश डबराल का, जो इन सब लोगों ने मुझे अपनाया, एक छोटे भाई की तरह, एक लेखक की तरह, एक कवि की तरह।
तो ये आत्मीयता जो है एक परिवार की आत्मीयता थी। पंकज जी उस समय कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध थे, त्रिनेत्र जी कवि और पत्रकार, और चीन के मामलों पर उनकी अपनी पकड़ थी। तो ये बड़ा सुखद लगता था। सुखद इसलिए लगता था कि पता नहीं इन लोगों में क्या एक प्यार था, कैसा प्यार था, अमर प्यार था, जो जिसको मैंने भी महसूस किया। उसके बाद मंगलेश जी के की कई किताबें आई, कविता की किताबें आई, और लगातार वो आगे बढ़ते चले गए। कई पुरस्कार, जैसे श्रीकांत वर्मा पुरस्कार, पहल, ज्ञान रंजन ने पहल सम्मान ही दिल्ली में आके दिया मंगलेश जी को। तो ये तमाम बातें कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेड हैं। और जब मैं नामवर सिंह कविता के नए प्रतिमान पढ़ रहा था, जो मंगलेश जी को लोग जान रहे होंगे, इतना ही रहा होगा, तब की वो किताब है नामवर सिंह की, और उसमें नामवर सिंह ने जिक्र किया है, मंगलेश डबराल को कोट किया है कि मंगलेश डबराल कहते हैं कि कविता लिखना मसनद लगा के बैठने जैसा नहीं है। तो ये तमाम बातें इन दिनों याद आती रहीं। मैं चाहूंगा कि उनके मित्रों से उनकी बातें हम सुने, जिसमें मंगलेश डबराल बहुत उभर के आएंगे। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जी, आपने मंगलेश जी के एक जीवन वृत्त को रखा। एक बेहद ही भाव विभोर कर देने वाली, मतलब अभी एक क्षण हो रहा है कि मेरी उम्र और मेरा साथ तो उनके साथ ऐसा नहीं रहा। एक श्रोता के रूप में, अपने प्रिय कवि के रूप में हम उन्हें जानते रहे। आगे कार्यक्रम को हम बढ़ाते हैं। त्रिनेत्र जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिनेत्र जोशी जी प्रसिद्ध कवि हैं और पत्रकार हैं। मूलतः उत्तराखंड से आते हैं। इन्होंने हिंदी के साथ साथ चीनी भाषा का भी अध्ययन किया हुआ है। मंगलेश डबराल जी के अभिन्न मित्रों में से एक हैं त्रिनेत्र जोशी। त्रिनेत्र जोशी से मंगलेश डबराल के बारे में, उनकी रचनाधर्मिता पर कुछ बात सुनना चाहेंगे। तो त्रिनेत्र जोशी जी, आपका स्वागत है मंच पर। आप सभी को नमस्कार। और हालांकि मंगलेश जी को इस तरह याद करना मेरे लिए एक मुश्किल कार्य है, क्योंकि हम कभी कभी एक शरीर की तरह भी रहा करते थे, और लिखने पढ़ने के अलावा, लिखने में पढ़ने में तो मंगलेश जी का कोई जवाब नहीं, वो तो लगभग अद्वितीय थे। लेकिन उस प्रक्रिया में हम दोनों के बीच जो संवाद होता था, और उस समय की राजनीतिक धड़कनों को लेके जो गर्मागर्म बहस होती थी, जिसमें कई लोग शामिल हो जाते थे, जैसे शिव मंगल जी, मुरली मनोहर प्रसाद सिंह और असद जैदी, और क्या नाम, सुधीश पचौरी। एक बहुत बड़ा जीवंत माहौल होता था। और उन्हीं दिनों हम एक मैगजीन भी निकालते थे, तैयारी, और उसके बाद हमने सिलसिला नाम की मैगजीन भी निकाली। तो और धीरे धीरे हमारी जो टोली थी, उसमें लोग बढ़ते चले गए और सभी सक्रिय थे, जिसमें पंकज बिष्ट बहुत हमारे नज़दीक थे, और लगभग मतलब एक मंडली ही थी। और उसके बाद उसमें आलोक आके जुड़ गए थे। उसके बाद फिर मिथिलेश आदि लोग आके जुड़े। तो मंगलेश का जीवन जो था, वो इतना विचित्र और इतना आम जीवन था, विचित्र होते हुए इतना आम जीवन था कि आप उसको अपने से कभी अलग नहीं मान सकते। लेकिन
उसकी बुद्धि, उसकी संवेदना और उसकी काव्य क्षमता के नजदीक तक पहुंच पाना बहुत आसान काम नहीं होता था। कभी कभी कविता लिखते हुए शब्दों पर बहस हो जाती थी, मुहावरों पर बहस होती थी, और इतनी तल्ख बहसें होती थी कि जिस एक घर में हम रहते थे मॉडल टाउन में, C12, उसको मियानी बोलते थे। मियानी के ऊपर जो है मलय जी रहते थे। मलय जी के साथ शमशेर जी भी आते थे कभी कभी, और वहाँ अक्सर सरदयाल सक्सेना भी दिखाई पड़ते थे। नामवर जी भी वहाँ आते थे। तो कभी कभी हम लोगों के बाद बीच इतनी तेज बहस होती थी कि लोग ऊपर से नीचे देखने ही आ जाते थे कि क्या हो रहा है। फिर फिर उनको पता, आदत सी पड़ गई थी कि ये रात में 2 बजे भी, सुबह 7 बजे भी कभी जोर जोर से बहस करने लग सकते हैं। और उसमें फिर हमारे एक और मित्र अजय सिंह, उनका भी प्रवेश होता था। लेकिन पूरी जो बातचीत होती थी वो अपने पर बहुत कम होती थी। ज्यादातर बातचीत राजनीतिक लहर पे, साहित्य पे, प्रगतिशील साहित्य पे, दक्षिणपंथी साहित्य पे, साहित्यिक मुहावरों पे, आदि आदि पे बहुत हम लोग बहस करते थे। और मंगलेश इतने रचनात्मक आदमी थे कि बातचीत के बीच में भी वो, मैंने अक्सर उसे खोए हुए देखा, खो जाता था। और खोने के बाद काफी देर तक हम लोग मौन रहते थे। और कभी कभी तो इतना तेज बहस हो जाती थी, इतना तेज झगड़ा हो जाता था कि जब हम सोते थे तो एक दूसरे की ओर पीठ करके सोते थे, और इतने गुस्से में होते थे कि बात तक नहीं करते थे। लेकिन फिर 10-15 मिनट बाद जो है, हम फिर एक दूसरे से बातचीत करते थे और फिर उसी तरह की बहसों में मुब्तला हो जाते थे। और कभी कभी तो वहां आके शहीद साहब, शहीद जो पेंटर और मित्र हैं, वो भी होते थे। तो ऐसा था कि वहां का उस कमरे का C12 मॉडल टाउन का जो माहौल था, वो हमारी जिंदगी से शायद कभी जाएगा नहीं। और जितना भी हमारा विकास हुआ है या जितने भी हमने दुर्दिन देखे हैं, उन सब का मॉडल टाउन गवा रहा है, C12 मॉडल टाउन। और मंगलेश तमाम बहसों की, तमाम एक्टिविटीज की धुरी पे रहता था। फिर हमारे बीच हमारे अभिन्न मित्र आनंद स्वरूप वर्मा आ गए थे, तो वो माहौल और उत्तेजक, गर्मा गर्म और रचनात्मक होता चला गया था। लेकिन ये देखें कि इन तमाम चीजों में, इन तमाम बहसों में, हम में से कोई भी उस बहस के स्तर को एक सीमा से नीचे नहीं जाने देता था। विचार उसमें बहुत प्रधान रहता था। उसी मंगलेश जी तो, मैं क्या बताऊं, जी कहना तो मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन मंगलेश के होने से साहित्यिक माहौल इतना गर्मा गर्म और जीवंत रहता था कि कि आप साहित्य से बाहर शायद अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं सकते। इसके अलावा मंगलेश मित्रों के मित्र थे। किसी को जरा दुख हो, किसी को जरा तकलीफ हो, मंगलेश सबसे पहले आपको आगे दिखाई देंगे। और मंगलेश को मैं देखता था कि वो सोए हुए भी बीच बीच में कुछ ऐसी बात करने, यार उसका क्या हुआ होगा। तो वो इतना संवेदनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था। मैं तो सालों से, मतलब ये आप ये समझिए कि उत्तरकाशी से हम लोग एक साथ थे, और इतने अभिन्न थे कि एक जमाने में शायद देखने वाले भी इस चीज की कल्पना नहीं करते थे कि ये अलग होंगे। हमारे भी सीनियर होते थे थोड़ा सा लीलाधर जगूड़ी, और लीलाधर जगूड़ी हम लोगों के मेंटर जैसे भी थे, मित्र भी थे, और हमारे साथी भी थे। तो ये एक मंडली, एक परिवार बना था, एक मैत्री बनी थी, जिसने आगे जाके साहित्यिक रूप से भी और बौद्धिक रूप से भी कई कई साहसिक कार्य किए, कई बीड़े उठाए,
कई चीज़ों में असफल हुए, लेकिन फिर भी रह रह कर पाँव अड़ा अड़ा कर उन चीज़ों में चलते रहे। तो मैं मंगलेश को फिलहाल तो एक रचनात्मक व्यक्तित्व के तौर पर ही याद कर रहा हूँ। मैत्री की जो बातें हैं उनमें तो कई किस्से ऐसे हैं कि आप लोग सुनने वाले हंस हंस के लोटपोट भी हो सकते हैं, लेकिन हर चीज में एक रचनात्मक अंदाज, शेर सुनाते हुए भी शेर की में ऊंच नीच कोई ना हो, मात्रा की कोई गड़बड़ ना हो, नुक्ते की कोई गड़बड़ ना हो, इसको लेकर भी बहुत बहस हो जाया करती थी। तो ऐसे माहौल में मंगलेश ने मंगलेश आए और अपने साथ कई लोग, फिर हम लोग जैसे प्रयाग शुक्ल हैं, विनोद भारद्वाज है, ये मिथिलेश हैं, असद हैं, और भी कई लोग हैं जिनका जिनका परिवार लगातार ये कृष्ण कल्पित हैं, और उन श्रीमती कृष्ण कल्पित हैं। काफी हम लोगों के बीच दोस्ताना और क्या नाम, वो जनसत्ता के अपने संवाद ओम थानवी जी हैं। एक बड़ा परिवार बन गया था। इस परिवार में मतभेद होते हुए भी विचार की दृष्टि से खुला खुला विचार, खुला विमर्श, उस विमर्श के जो भी नतीजे निकलते थे वो सामूहिक रूप से देखने में आते थे। विभिन्न विभिन्न सभागारों में, विभिन्न गोष्ठियों में, कभी कभी इंडिया गेट में प्रदर्शन हो रहे तो उनके बीच भी दिखाई देते थे। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिनेत्र जोशी जी का। इसके पहले मिथिलेश जी ने मंगलेश डबराल जी के जीवन के बारे में बताया। त्रिनेत्र जी ने उनके खासकर उनके व्यक्तित्व के बारे में अपनी बात रखी कि कितने मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे हमारे मंगलेश डबराल। आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं कौशल किशोर जी को आमंत्रित करता हूं। कौशल किशोर जी युवा कवि हैं, समीक्षक हैं, संस्कृति कर्मी और पत्रकार भी हैं। इन्होंने युवा लेखन पत्रिका परिपत्र और जन संस्कृति का संपादन किया है। दैनिक जन संदेश टाइम्स के जो उसका साहित्यिक पृष्ठ आता है सृजन के नाम से, उसमें इनका संपादन सहयोग रहा है। लखनऊ से प्रकाशित रेवांतक पत्रिका का इन दिनों संपादन कर रहे हैं। जन संस्कृति मंच के संस्थापकों में प्रमुख और मंच के पहले राष्ट्रीय संगठन सचिव भी हैं। तो इसी के साथ मैं कौशल किशोर जी को आमंत्रित करता हूं। नमस्कार सभी मित्रों को। और एक साल का समय कैसे बीत गया, और शायद यहाँ पर पंकज जी हैं, त्रिनेत्र जी हैं, मिथिलेश जी हैं, और भी तमाम हमारे जो साथी हैं। हमेशा हमारे बीच मंगलेश डबराल, वीरेन डंगवाल, ये कभी भी हमारे दिलो दिमाग से बाहर नहीं रहे, और हर गोष्ठी, हर समय उनकी यादें हमारे साथ रहीं। अभी मैं आपको बताऊं कि अभी मेरी मित्रों से बात हो रही थी, तो हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि कौन कौन हम लोगों के आज हिंदी साहित्य में जो रचनाकार हैं जिन्होंने 75 पूरा कर लिया या 75 के आसपास पहुंचने वाले हैं। क्योंकि 70 के आसपास जो पीढ़ी आई थी उसमें अधिकांश ने या तो 75 पूरा कर लिया है या वे उसके करीब पहुंच गए हैं। पंकज बिष्ट जी हैं हमारे बीच में, उन्होंने भी 75 वर्ष उनका। संजीव हैं, राजेश जोशी, तमाम, आनंद वर्मा जी। तो यही बात हो रही थी कि वीरेन और मंगलेश हम लोगों के बीच होते तो अभी वो 74 के मंगलेश जी होते, और अगले साल हम लोग इसकी तैयारी कर रहे होते। तो आज इस कोरोना ने कितने लोगों को, कितने साथियों को हमसे जुदा किया है, यह बताने की जरूरत नहीं है। और मंगलेश जी को जब भी मैं देखता हूँ, जब भी उन्हें पढ़ता हूँ या उनके व्यक्तित्व पर मेरी नजर जाती है, तो मेरे सामने 70 का वो दौर
जिस दौर में एक दुनिया में उथल पुथल का वो दौर रहा है, जहां पर 1968 में फ्रांस में छात्रों नौजवानों का संघर्ष रहा, वियतनामी जनता का संघर्ष था। हमारे यहाँ भी एक जन असंतोष और जन विद्रोह, मतलब नक्सलबाड़ी विद्रोह जैसी स्थिति, और जिसने साहित्य को भी प्रभावित किया। और अभी मिथिलेश जी मंगलेश जी के बारे में बता रहे थे कि वे आते हैं उसी दौर में 69 में पहाड़ से, तो एक विस्थापन की पीड़ा लिए हुए, लेकिन साथ ही जो नई रोशनी थी, जो नई वैचारिक रोशनी आ रही थी, उससे भी यह पीढ़ी, चाहे आलोक धनवा हो, वीरेन हो, है ना, ये पीढ़ी जो पूरी की पूरी त्रिनेत्र जी हैं, जिसकी चर्चा अभी त्रिनेत्र जी कर भी रहे थे, अजय सिंह, जो तीखी बहसें होती थी, है ना, राजनीतिक लहरों को लेकर के बहसें होती थी, तो ये पीढ़ी, इसमें मंगलेश जी एक तरफ पहाड़ का, जैसे वो अपनी कविता में कहते हैं ना कि पहाड़ दुख की तरह टूटता चला आता है सालों साल, तो मतलब वो जो विस्थापन की पीड़ा है, उसका जो दुख दर्द है, उसकी जो यातना है, उसके साथ जो नई वैचारिक जमीन जो तैयार हो रही थी, जो हमारे उस युवा पीढ़ी को प्रभावित कर रही थी, प्रेरित कर रही थी, उसके बीच ही मुझे लगता है कि मंगलेश जी का निर्माण हुआ। अभी मिथिलेश जी चर्चा कर रहे थे लखनऊ के दिनों की, तो 80 के आसपास जब यहाँ अब अमृत प्रभात निकलने लगा, तरोताजा एक ऐसी पीढ़ी, माने ऐसे साथियों का साथ हम लोगों को मिला, जिससे बहुत कुछ उनसे हम लोगों को सीखने को मिला। मैं एक जगह अपनी टिप्पणी परिकथा में जब लिख रहा था, तो मैंने इस बात की चर्चा भी की कि 80, 82, 83, 84, 85 का जो वर्ष रहा है, हम लोगों के लिए, लखनऊ के लिए सबसे शानदार दौर रहा है, जहां पर अमृत प्रभात जैसा अखबार निकलता था, जो एक उसकी एक गूंज थी, और जिसके साहित्य संपादक होते थे अदम गोंडवी की वह रचना, जो आज भी अदम गोंडवी को अदम जी तक पहुंचाया। अदम जी के अंदर खूबियां थी, लेकिन चमारों की गली से जैसी कविताओं को ले आना, है ना, तो यह जो पूरा दौर था वहां उस समय का लखनऊ का, अमृत प्रभात, हम लोग कॉफी हाउस और कंचना, जो अमीनाबाद में जहां लेखकों के मुलाकात का वो केंद्र हुआ करता था, बैठकी का, या जनता कॉफी हाउस या इंडियन कॉफी हाउस, हम लोग वहां बैठना मिलना नहीं पसंद करते थे, बल्कि अमृत प्रभात में मिलना। अजय सिंह, मोहन थपलियाल, मंगलेश जी और बहुत सारे इस तरह के, शैलेश, उस समय ट्रेनिंग हुआ करते थे, तो एक ऐसा माहौल उस समय लखनऊ में था। और एक बात और भी हम लोगों ने यह भी देखा कि उस समय लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ भी था, जनवादी लेखक संघ अपनी बनने की प्रक्रिया में जनवादी लेखक संघ था, लेकिन यह जो लोग, अजय सिंह, अनिल सिन्हा, मंगलेश डबराल, मोहन थपलियाल, इन संघों के साथ न जुड़ करके, जो मैंने कहा कि 70 के दशक की जो ऊर्जा थी, उसके साथ उसे लेकर यहाँ नवचेतना सांस्कृतिक संगठन, और उसमें उसके ये सारे लोग उसके संयोजन समिति के सदस्य होते थे, और ऐसा कॉमरेडाना व्यवहार, ऐसा साथीपन शायद कम ही, आजकल के दौर में तो ये दुर्लभ ही हो गया है। आपको मैं बताऊं, महानगर के जिस मकान में नीचे मंगलेश जी रहा करते थे और ऊपर अनिल सिन्हा, तो मंगलेश जी से मिले बिना तो अनिल सिन्हा के पास हम जा ही नहीं सकते थे। सुरेंद्र जोशी उनके साले साथ रहते थे, और यहीं पर हम लोगों ने जन संस्कृति पत्रिका के बारे में हम लोगों ने सोचा। अजय सिंह और हम लोग दोनों, और अतुल सिन्हा भी हमारे साथ थे, हम तीनों ने मिल करके, और उसकी सारी उसका कला पक्ष सुरेंद्र जोशी,
और आपको बताऊं कि उन्होंने ही वो आलोचना में उनका अनुवाद पाब्लो नेरूदा का छपा था। उन्होंने कहा कौशल इसे भी तुम जन संस्कृति में छापो, क्योंकि आलोचना का पाठक वर्ग एक अलग है और जन संस्कृति का पाठक वर्ग अलग है। तो हम लोगों ने वह अनुवाद छापा। और मंगलेश जी का सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है पहाड़ पर लालटेन, जो उनका संग्रह इसी उन्हीं दिनों आया और उस संग्रह की काफी चर्चा रही। और हम लोग नवचेतना सांस्कृतिक संगठन की ओर से ही उस पर उन्हीं दिनों पंकज सिंह का संग्रह आया था आहटे आसपास, और पंकज सिंह भी थे हम लोगों के साथ। नीलाभ आए थे, पंकज सिंह और नीलाभ दोनों आए थे लखनऊ, और एक यहाँ पर बड़ी संगोष्ठी हुई जिसमें पहाड़ पर लालटेन पर मैंने पर्चा पढ़ा, आहटे आसपास पर अनिल सिन्हा, और मेरा पर्चा बाद में मेरा लेख ज्ञान जी ने पहल में छापा था। तो कहने का आशय ये है कि एक ऐसा माहौल बना था, और मुझे लगता है कि उनकी कविताई जो है वह पहाड़ के लालटेन का ही विस्तार है। एक जैसे रघुवीर सहाय से अगर हम, क्योंकि यह संयोग हो सकता है कि 9 दिसंबर रघुवीर सहाय का रघुवीर जी का जन्मदिन है और मंगलेश जी का स्मृति दिवस है, ये संयोग हो सकता है। लेकिन जिस धरातल पर दोनों हैं वहां पर एक साम्य भी है अपनी विशिष्टता के बावजूद। रघुवीर जी भी कवि हैं और जनतंत्र का जो हमारे जनतंत्र का जो क्षरण हो रहा है होता है, उस दौर को, उस क्षरण को कि मुझे लगता है कि सबसे मुखर और प्रखर अभिव्यक्ति अगर हमें उस दौर में कहीं मिलती है तो रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है। उसी तरह से दिनमान में जो सृजनात्मक और प्रखर पत्रकारिता है, और वह चीजें हमें मंगलेश में भी दिखती है। कविता के साथ साथ पत्रकारिता में, चाहे अमृत प्रभात से लेकर जनसत्ता तक, आज भी अमृत प्रभात, जनसत्ता और दिनमान हमारे मन मस्तिष्क में उसकी का प्रभाव है, असर है, और वो ऐसी धरोहर है हमारी कि उसे भुलाया नहीं जा सकता है। तो जैसे ये भी वो जो क्षरण की जो बात करते हैं रघुवीर, उस क्षरण के कारकों की तलाश और उन कारकों को चिन्हित करना मंगलेश की रचना प्रक्रिया में लगातार, चाहे पहला संग्रह हो पहाड़ पर लालटेन, जिसमें उनकी कविताएं हैं, कई ऐसी कविताएं हैं जो उसमें पहाड़ पर लालटेन में मिलती हैं। साम्राज्ञी, अत्याचारियों की थकान, तानाशाह कहता है, और उसी में जो मुझे उनकी एक प्रिय कविता है खोलना, जिसमें वो कहते हैं ना, खिड़की जो उनकी सबसे अच्छा दिन, घर, पहाड़ पर लालटेन, इसकी तो चर्चा होती ही रही है। और उनकी जो कविता है खिड़की, कि उसमें वो कहते हैं कि मुझे यह खिड़की खोलनी चाहिए जो तमाम खिड़कियों के खुलने की शुरुआत है। तो मंगलेश डबराल ने लगातार उनके यहाँ ये खिड़कियां खुलती चली गई, और भले ही संगठन के स्तर पर वे बहुत अग्रणी नेतृत्वकारी स्थिति में अग्रणी भूमिका में न रहते हों, लेकिन हमेशा साथ रहना, सुझाव सलाह देना, और जो भी काम करना वो पूरी तन्मयता और समर्पण और प्रतिबद्धता से करना। आपको मैं बताऊं, ये 1980 और 83-85 के आसपास शमशेर जी का लखनऊ अक्सर आना होता था, और अजय सिंह उस समय भीकमपुर कॉलोनी में रहा करते थे। अजय सिंह का मकान, उस समय शमशेर जी सुरेंद्र नगर से आया करते थे, तो महीनों महीन यहाँ रुका करते थे, हम लोगों के साथ यहाँ पर रहते थे। तो यहीं पर अमृत प्रभात में ही यह प्रोग्राम बना, और ये मंगलेश जी का ही प्रस्ताव था
कि हम लोगों को शमशेर जी के साथ एक लंबी बातचीत करनी चाहिए। हम लोगों ने मोहन थपलियाल, जिन्हें हम लोग अंकल कहा करते थे, अनिल सिन्हा, अजय सिंह, मंगलेश जी, और हम सब लोगों ने छुट्टी ली। आज के समय की, आज की तरह की व्यवस्था नहीं थी। टेप रिकॉर्डर खरीदा गया, तमाम कैसेट खरीदे गए, और हम लोग 2 दिन अजय जी के साथ उन्हीं के भीकमपुर कॉलोनी में हम लोग 2 दिन शमशेर जी के साथ रहे। उसे रिकॉर्ड किया गया। और आपको मैं बताऊं कि जिस जिस मंगलेश जी अपनी सारी प्रश्नावली को लिखित रूप में लाए थे, और आज भी मेरे पास वह अखबारी कागज पर लिखा हुआ था। आज भी वो उसकी हालत बहुत खराब है, लेकिन आज भी एक दस्तावेज की तरह से मैंने अपने पास उसको सुरक्षित रखा है। और जो बातचीत हुई थी उसका एक टुकड़ा अभी हाल में पहल का जो 125वां अंक था, उसमें वह जो उनका आखिरी अंक था, उसमें यह बातचीत हम लोगों की छपी। तो कहने का इसी तरह से भिलाई में जब जश्न का सम्मेलन था, पहले तो वे तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन बाद में वो तैयार हुए कि विषय परिवर्तन करने के लिए नवारुण भट्टाचार्य वगैरह भी वहां आए थे। तो उन्होंने लिखित विषय परिवर्तन जो था वो लिखित रूप में लेके आए थे। तो कहने का आशय कि उनके अंदर एक तैयारी रहती थी, और मुझे लगता है कि ऐसे साथी अभी उनसे हमें और साहित्य को, समाज को बहुत कुछ मिलना था। वीरेंद्र डंगवाल जो कैंसर से चले गए, मंगलेश जी हमारे कोरोना ने ले लिया, और हमारे इन साथियों का असमय जाना, एक उस पीड़ा से हम लोग उबर नहीं पाए, उबर भी नहीं सकते। तो मैं आज उनकी पहले स्मृति दिवस पर उन्हें सलाम करता हूं और नमन करता हूं। धन्यवाद कौशल किशोर जी। वाकई मंगलेश जी का फलक बहुत बड़ा था। आपने मंगलेश जी की रचना धर्मिता पर अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ पंकज बिष्ट जी लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज बिष्ट हिंदी साहित्य के कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, समालोचक हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हुए हैं। वर्तमान में वे दिल्ली से प्रकाशित पत्रिका समयांतर का उन्होंने वो संपादन कर रहे हैं, उसका संचालन कर रहे हैं। पंकज बिष्ट जी का जन्म 1946 में मुंबई में हुआ है। पंकज जी मूलतः उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र से आते हैं। इनका व्यावसायिक जीवन, उसका आरंभ जो है 1969 में भारत सरकार के सूचना सेवा विभाग से हुआ था। आप भारत सरकार के सूचना सेवा के प्रकाशन विभाग में उप संपादक और सहायक संपादक योजना के अंग्रेजी सहायक संपादक के रूप में आपने काम किया। आकाशवाणी की जो समाचार सेवा थी उसमें आपने सहायक समाचार संपादक और संवाददाता की भूमिका निभाई है। भारत सरकार के फिल्म्स डिवीजन में संवाद लेखन के रूप में आपने अपनी भूमिका अदा की है। आकाशवाणी पत्रिका का संपादन भी किया है और भारत सरकार के प्रकाशन विभाग की जो बहुत ही प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध पत्रिका है आजकल, उस पत्रिका के साथ आपका संपादक के रूप में आपका जुड़ाव रहा हुआ है। उसके बाद आपने 1998 में भारत सरकार के प्रकाशन विभाग से अपनी स्वैच्छिक ये अवकाश प्राप्त किया। अभी आप दिल्ली से प्रकाशित समयांतर पत्रिका के संपादन कार्य में लगे हुए हैं। आपका बहुत स्वागत है। आज हम मंगलेश जी को याद कर रहे हैं और अगर इस मंगलेश जी को याद करने में आपको न सुना जाए तो ये बड़ी बेईमानी हो जाएगी। तो पंकज जी, आपका मंच आपकी प्रतीक्षा में है, कृपया अपनी बात रखें। धन्यवाद। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। मैं
क्या कहा जाए, मेरे साथ भी मंगलेश जी के जो संबंध हैं वो बाहर से तो नहीं थे, वो यहाँ आने पर उनके हुए। उन दिनों मैं आजकल में ही था, उप संपादक उससे रूप में जुड़ा था। आजकल में जुड़ने का मुझे ये फायदा हुआ कि बहुत से मेरे मित्र, जिनमें मित्र नेत्र भी हैं, और उस पीढ़ी के लगभग सारे मित्र, पंकज सिंह हैं, आनंद स्वरूप वर्मा हैं, मोहन थपलियाल हैं, जितने भी थे सब लोग वहाँ मिलने आते रहते थे, और मिथिलेश जी भी वहाँ आते थे मिलते थे, तो वो होता था। लेकिन वो मूलतः एक ऐसी जगह थी जहाँ हम लोग सामान्यतः व्यावसायिक मामला होता था, पर एक बहाना हो जाता था मिलने का। असली मुलाकात, असली बैठने का सिलसिला हमारा कॉफी हाउस हुआ करता था, जो मोहन सिंह प्लेस में था उन दिनों। ऊपर ये 70 के आसपास, 71 में शायद मंगलेश जी और ये त्रेत जी आए थे। तो मैं त्रेत जी में सही कह रहा हूँ। तो वो जो 71 में जब वो यहाँ हम लोग को उनका कॉफी हाउस में हम लोगों का आना था, तो वहाँ एक जमावड़ा हुआ करता था, बहुत बड़ा बहुत बड़ा। वहाँ आने वालों में, जैसे कौशल जी बता रहे थे, लखनऊ में आते थे, तो हमारे यहाँ कॉफी हाउस में यह आलम था कि नागार्जुन वहाँ आ रहे होते थे, त्रिलोचन वहाँ आते थे, और वहाँ शमशेर जी आते थे। उनको, तब वो यहाँ रहते थे, उनको लेके शोभा जी अक्सर आ रही होती थी, अजय आ रहे होते थे। तो ये बहुत बड़ा, बहुत ही जीवंत माहौल उन दिनों कॉफी हाउस में था। एक कमिटमेंट था, एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, जैसा कि वो बता रहे थे। नक्सलाइट आंदोलन से बहुत सारे लोग प्रभावित थे, और वो लगातार जुड़ते थे, अपनी बातें कहते थे। मैं चूंकि सरकारी नौकरी में था, और मैं अपनी नौकरी तो करता ही था, लोगों के साथ मित्रता वगैरह रहती थी। मैं भी कहानी वहानी थोड़ा बड़ा लिखता रहता था बीच बीच में, वो लिख भी थे लोगों को, इसलिए हम एक दूसरे को इस रूप में जानते थे पहले से भी। पर यहाँ आना, मंगलेश जी मुझसे 2-3 साल छोटे थे शायद, उन हैं। मैं तो 46 का पैदा हूँ, तो वो शायद 3 साल करीब छोटे थे। और उनकी रचना, वो 48 के थे, वो 48, 16 मई 1948। 2 साल छोटे थे, 2 साल। जी जी जी। भाई 2 साल से थोड़ा कम के करीब थे, 2 साल के से छोटे थे। तो मतलब मेरा कहने का यह है कि हम लोग थोड़े छोटे थे, पर लेकिन हम लोगों की जो मित्रता थी, शायद त्रिनेत्र मेरे बराबर होंगे, या हो सकता है मुझसे बड़े भी हों, पता नहीं। तो हम लोग वहाँ बैठा करते थे, वहाँ अनसुर, वहाँ एक चाय की दुकान हम लोग पहली मंजिल पे होती थी, वो भी एक अड्डा हुआ करता था। लेकिन बातचीत का सिलसिला वही लगातार, साहित्य, कला, चित्रकला, फिल्म, वो इतना ज्यादा पूरा माहौल रचनात्मक था उस दौर का, कि उसकी कल्पना आज करना मुश्किल है। कोई फिल्म ऐसी नहीं होगी जो हम लोगों ने देखी नहीं होगी, कोई ऐसा नाटक नहीं होगा जिसमें वो गाए लोग जाए ना, कोई ऐसी किताब नहीं होगी जो आई हो और लोगों ने पढ़ी ना हो। वो भी यहाँ की नहीं, विदेश की भी। तो पेरिस रिव्यू की भी बात लोग करेंगे, एनकाउंटर की भी बात लोग करेंगे, और मतलब जो पक्ष में विपक्ष में जो हो रहा होता था, लगातार वो चलता था। वैश्विक स्तर पर ये बातचीत वगैरह हम लोगों की होती रहती थी। मंगलेश इसी दौर आते थे। मंगलेश जी के साथ ये था कि वो खुद बहुत पढ़े लिखे, मतलब बहुत ही पढ़ने वाले आदमी थे, और लगातार वो काम कर रहे थे। मुझे याद आ रहा है कि एक बार, बल्कि उनका जो ये पहाड़ पर लालटेन है, इसको लेकर ये किस्सा है। हमारे एक मित्र और हैं इसमें, जिनका नाम किसी ने नहीं लिया, वो है बार रब्बी मुझसे। रब्बी जी भी उसमें हमारे मित्रों में थे, और वो भी बहुत बड़े अच्छे खासे बहुत बड़े कवि हैं। हम लोग हैं। तो एक बार क्या हुआ कि वो उन दिनों ये कहीं वहाँ लाजपत नगर के आसपास रह रहे थे। तो हम लोगों के मकान नहीं थे, अधिकांश लोग किरायों पे हुआ करते थे, कोई यहाँ से जा रहा है, कोई वहां से जा रहा है। तो वहाँ हम लोग रात को रब्बी के साथ ही रहे, क्योंकि मेरे तो परिवार यहीं रहता था। तो मंगलेश, मैं और रब्बी रब्बी जी, हम दोनों को लेके गए वहाँ। उनकी पत्नियां, उनका परिवार गया हुआ था। रात को वहाँ बातचीत होती रही। ये बात होनी चाहिए 71 के आसपास की, 72 में, तो क्योंकि 73 में तो प्रतिपक्ष में चले गए थे ना वो, नहीं प्रतिपक्ष में थे वो, होनी चाहिए ख्याल से, हाँ 73-74 की, 73-74। तो हम लोग वहाँ रहे रात को। तो
वहाँ उन दिनों यही होता था, किताबें किसी की छपी नहीं थी या बड़ी मुश्किल से किसी तरह छपी हुई थी, तो किस तरह किताब छपे, कहाँ छपे, ये बातें हो रही थी। मंगलेश अपने नए संकलन की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने उस रात कुछ कविताएं पढ़ी और खाना वाना बनाने के भी माहिर थे। मुझे अब एक बात और याद आ रही, क्योंकि उस दिन खिचड़ी बनाने का प्रोग्राम था, तो उन्होंने कहा ठहरो मैं बीनता हूँ रब्बी से, और कहा कि तब खा मिल के वो खाए खिचड़ी उचड़ी बनाएगी रात को ना। तो वहाँ जब उन्होंने कविता वविता सुनाई, कविता होती रही, तो उन्होंने लोगों ने हम लोगों ने पूछा होगा कि भाई ये तुम्हारा संग्रह क्यों नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा नहीं, अब मैं तैयारी कर रहा हूँ और किसी को दूंगा, और पर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका शीर्षक क्या होना चाहिए। तो मैंने ये उस बीच वो पहाड़ पर लालटेन कविता सुना चुके थे, तो मैंने उनसे कहा कि यार ये तो पहाड़ पर लालटेन, ये शीर्षक जो है ये बहुत अच्छा है, इसी को रखो। तो उसने कहा यार ये क्या शीर्षक है, उस दिन तो वो ये कहा गया। खैर बाद में मुझे खुशी हुई कि वो शीर्षक उन्होंने उसमें वो ही चुना। हमारा साथ दिल्ली में लगभग वो बीच बीच में चले गए थे, वो भोपाल चले गए, फिर वो आए, फिर वो वहां रहे। दूसरी बात ये हुई कि जो हमारा साथ था वो तो ये मूलतः ज्यादा गड़बड़ हुई इमरजेंसी के बाद से। इमरजेंसी के बाद के लोग इधर उधर छिन्न भिन्न हुए, और वो यहाँ से मतलब उनका हाँ प्रतिपक्ष बंद हो गया, और उसके बाद उनको वो फिर भोपाल चले गए, फिर वो वहां से मतलब फिर लखनऊ पहुंचे। तो जब लखनऊ से वो वापस जनसत्ता में आए, तो मेरी जो पहली उनका उनके संपादन में जो उसका पहला परिशिष्ट रविवारी संस्करण निकला, उसमें उन्होंने मेरी कहानी छपी हुई है। मंगलेश भी एक बहुत मतलब आराम से धीरे धीरे चलने वाले आदमी थे। कई दफे ये होता, एक बार और एक कहानी वानी उनको दे रखी थी, वो छपा नहीं था, वो पड़ी रहती थी। तो वहीं उसी बिल्डिंग में एमएमटीसी में मेरा छोटा भाई काम करता था। मैंने उनसे एक दिन एक आध दफे कहा, तो यार छप रही है, यार छप रही है कहते रहते। तो जैसे लेखकों को होता है, अब मैं भी जानता हूँ, मैं भी अक्सर संपादक के रूप में जब आप होते हैं तो एक अलग आदमी होते हैं, और जब लेखक होते हैं तो एक दूसरे आदमी होते हैं। तो मैंने वो छप नहीं रही थी, तो मुझे भी बेचैनी होने लगी। तो मैंने एक दिन से कहा कब, जब उनका छपने वाली है, शायद 3-4 महीने छप गए, लग गए होंगे 5-6 महीने को, जो भी हुआ होगा। तो एक दिन मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि मंगलेश के से वो कहानी लेके आ जाओ। तो वो गया, तो मंगलेश किसी को मतलब उस तरह से, अब खैर मित्रता का भी मामला था, और वो किसी को क्या कहा जाए, जो अगले बोलते हर्ट नहीं कर सकते थे, वो किसी को वो दुखना नहीं सकते, तो किसी से बहुत ज्यादा कड़वी बात बोल नहीं सकते। तो वैसे तो ये है कि वो बहुत ही स्पष्ट बोलने वाले थे, जब बोलना होता था तो बोलते थे। लेकिन उन्हें तो फिर वो बड़ा मतलब उस पर मैं अपने दफ्तर बैठा हुआ था, तो मंगलेश ने मुझे फोन किया, बोला यार ये तूने अपने भाई को क्या भेज दिया। मैंने कहा वो भाई वो कहानी नहीं छापनी तो दे दो, कहीं और दे दूंगा। वो कहा नहीं नहीं, उससे कहो कि भैया छाप दूंगा तुझे, इसको छोड़ो। वो जाके खड़ा हो गया, उसने कहा जी मुझे जब तक भाई साहब नहीं कहेंगे मैं तो यहाँ से जाऊंगा नहीं, मुझे तो ये आदेश है कि कहानी लेके जाओ। तो मंगलेश बड़े परेशान हुए। हाँ, तो वह मतलब एक था। उसमें मंगलेश की कहानियां, सॉरी कविताएं, कविताओं में एक नॉस्टैल्जिया है, जो नॉस्टैल्जिया जो चीजें के पीछे छूट जाने का है, जो विशेषकर पहाड़ के छूट जाने का है। जो लोग पहाड़ में रहे हैं, उसमें मैं भी हूँ, मैं वो के बहुत कम क्या कहा जाए, अपने किशोरावस्था तक ही रहा, सो थोड़ा कम ही। जो वहाँ की स्मृतियां हैं, जो वहाँ के तरह का जीवन है, जिस तरह की प्रकृति है, जिस तरह से आपका तारतम्य था, उस सब से एकदम अपने को काट लेना। जैसे मैं जब मैदानों में आया, क्योंकि मैं पैदा बम्बई हुआ, वहां से वहां चला गया था, मैं ये कल्पना नहीं कर सकता था कि जो मैदान है वो नॉन स्टॉप कहीं इतना बड़ा लंबा अंतहीन मैदान हो सकता है। जब मैंने ये पहली बार देखा तो मैं दंग रह गया कि ये क्या हो रहा है, कहीं अंत ही नहीं हो रहा। और मैं जब यहाँ आया था मैदान में, और मैं वहां लखनऊ आया, तो मुझको वहां सड़क पर गलियों पर चलते हुए कभी बड़ी घृणा सी आती थी, घिन सी आती थी जिसको बोलते हैं। मुझे वो गंदे लगते थे। पहाड़ इतना साफ सुथरा होता था उस जमाने, अब तो इधर कुछ भीड़ भी हो गई जिन शहरों में मैं रहा, साफ सुथरा, और जो जिस तरह की प्रकृति थी, जिस तरह की हवा थी, जिस तरह के जंगल थे, पेड़ थे,
और जो जीवन था जितना सामूहिक था, जिसमें पूरा का पूरा छोटा कस्बा जिसमें बना था, सारे के सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, कोई ऐसा ना कोई शादी हो ब्याह हो वो। तो ये जो जीवन था, जो आधा एक तरह से ग्रामीण था और एक तरह से थोड़ा शहरी शहरी भी था, उसका जो समन्वय था वो इस तरह इतना गहरा बैठा हुआ था स्मृतियों में, आपके रहने में, आपके खाने पीने में, आपकी रुचियों में। उसने हम लोगों का पीछा नहीं छोड़ा, वो लगातार हमारी स्मृतियों में बने रहे। इसीलिए जो जो भी रहा पहाड़ में थोड़ा भी, वो कभी भी पहाड़ से मुक्त नहीं हुआ और रह रह के उसने पहाड़ों पर लिखा है। मैं इतने लंबे अरसे तक मैदानों में रहा हूँ। मेरे जो उपन्यास हैं रह रह मतलब सारी रचनाओं में कुछ कुछ ऐसा नहीं है बोला, लेकिन उपन्यास तो दो उपन्यास तो, एक उपन्यास तो पहाड़ पर है, दूसरा उपन्यास में पहाड़ से जुड़ा मामला है, बल्कि दोनों पहाड़ के उपन्यास हैं ऐसा कहना चाहिए, वो होता है। तो यही बात जो है हमारे सारे समकालीनों में है, नेत्र में है, मोहन जी में, मोहन थपलियाल में थी, या उसमें थी अपने डंगवाल में, वीरेंद्र में थी। तो ये जो कहते हैं, तो मंगलेश जी उसको उसके कविता में उसके सबसे बड़े प्रतिनिधि कवि थे। पहाड़ से बड़े सारे लेखक आए हिंदी में, बड़े अजीब मतलब ऐसा गौरवमय वो संयोग है जिसने इतनी सारी प्रतिभाएं दी हैं। और एक और बात है कि कवि ज्यादातर जो हैं वो गढ़वाल से कम है, कुमाऊं से ज्यादा है। ज्यादातर कवि जो कवि कुमाऊं से हैं और गढ़वाल से ज्यादातर कहानीकार हैं और उपन्यासकार हैं, आप देखेंगे उसमें बहुत सारे लोग हैं। तो ये भी हुआ है, खैर वो एक अलग बात है, लेकिन वो कविताएं उनकी जो जिस तरह से वो रहते थे, मेरे साथ उनके संबंध बाद में भी बने रहे, क्योंकि जहां मैं आजकल रहता हूँ बगल में वो किराए पर रहते थे बहुत अरसे तक, वो यहाँ रहे और यहाँ से फिर वो अपने उसमें जनसत्ता का जो अपार्टमेंट बना थोड़े दूर जाके, वहाँ उनका मकान बना था, वहाँ वो रहने चले गए थे। जब यहाँ रहते थे हम लोग अक्सर मिल मिला जाते थे, और समयांतर की भी हमको आतिथ्य देती थी, समयांतर के साथ भी वो जुड़े रहे, सुझाते भी रहते थे, बताते भी रहते थे। ये असल में खासा दुखद है कि आप अपने से ये क्या हो, आप अपने से छोटे लोगों को अपने सामने गुजरते हुए देखते हैं, ये दुखद है। और ये एक तरीके से पीड़ा रहती है, और निश्चित रूप से वो हमारी पीढ़ी के सबसे प्रतिभावान रचनाकारों में थे और कवियों में थे, इसलिए वो याद किए जाएंगे। मेरे समय तो मुझे भी याद करने का मौका मिला, तो मैं उनको बहुत याद करता हूँ, इस सहजता से भी और उससे भी। वो जिस तरह से लोगों को अभिभूत करते थे, जितना बड़ा उनका मित्र मंडल था शायद ही किसी और का रहा हो। मैं भी मित्र बनाने में बहुत बदनाम, मतलब अच्छा नहीं माना जाता, पर फिर भी मंगलेश जी के साथ ये था कि हर तरह के मित्र उनके थे, उनके साथ तो रह लेते थे। मुझे कई दफा आश्चर्य भी होता था, मैं कहता भी तो कहते थे यार ठीक है चलने दो सब कुछ। तो मैं उनको इसी बहाने उनको याद किया। धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। आज लिखावट संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद कि संस्था ने हम सबको एकत्र बैठकर और मंगलेश जी को याद करने का मौका दिया। कार्यक्रम अपने समापन की ओर है। मैं मिथिलेश श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगा कि एक धन्यवाद ज्ञापन के रूप में अपनी कुछ टिप्पणी रखें। मंगलेश जी का जाना हम लोगों की निजी क्षति रही है। उनकी अनुपस्थिति हमें बहुत खलती है, और यही वजह है कि आज हमने मित्रों को जोड़ा। 2 साल तो हमारे जीवन से ऐसे कट गया जैसे कि हम इस दुनिया में थे ही नहीं। इतना बड़ा विकट समय, और उसमें किसी तरह से बचे रहना
यही बस हम लोग 2 साल से कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं चला कब मंगलेश जी कोरोना की चपेट में आ गए और कितना उन्होंने संघर्ष लड़ा, अपने आप से लड़ा, कोरोना से लड़ा। और हम लगातार उम्मीद करते रहे कि वे लौट आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। एक लंबा समय हम सबके जीवन का उनके साथ ही गुजरा है और सिर्फ कविता में नहीं, हर चीज में उनकी उपस्थिति हमने महसूस की। घर, परिवार, पड़ोस, और जैसा पंकज जी कह रहे थे, वो सबके बारे में अच्छा ही सोचते थे और वो महसूस करते थे कि मासूम लोगों के साथ कोई अन्याय ना हो। मैंने उनको एक बार फोन पर बात करते हुए सुना, किसी पुलिस अधिकारी से बात कर रहे थे और शायद किसी जान पहचान के आदमी का रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी और वो पुलिस वाले को कह रहे थे कि आप ध्यान रखिएगा कि वो आदमी लवारिस न चला जाए इस दुनिया से। तो इतनी बड़ी मनुष्यता उनके भीतर थी और वो सारी उनकी मनुष्यता उनकी कविताओं में हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उनके पूरे लेखन में वो चीजें हमें, और लेखन तो छोड़िए, उनके व्यवहार में, उनकी उपस्थिति में, जैसा पंकज जी कह रहे थे कि वो मित्र बना लेते थे। हाँ, सचमुच वो मित्र बना लेते थे और अपनी तरफ से वो मित्रता का निर्वाह भी करते थे। उनकी वजह से कोई मित्रता टूटती नहीं थी, ऐसा मैंने महसूस किया। आज इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के 3 मित्रों को लिखावट ने जोड़ा और उनकी बातों से हमें और गहरा एहसास हुआ कि वे लोग किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पंकज जी और त्रिनेत्र जी जो बातें बता रहे थे वो मेरे मिलने के पहले की बातें। कौशल किशोर भी पहले की बातें बता रहे थे। उसके बाद जो हुआ वो मैं जानता हूँ, मैंने देखा है, शेयर किया है। और जहाँ मंगलेश जी होते थे मैं होता ही था। पंकज जी के यहाँ जाना हो, त्रिनेत्र जी से मिलना हो, वो देखिए तमाम चीजें मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ और मंगलेश जी को हमने बड़े होते हुए भी देखा। तो आज हम उनको याद करते हुए कार्यक्रम का यहीं समापन करते हैं और मैं त्रिनेत्र जोशी का, पंकज बिष्ट जी का, कौशल किशोर का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग इस तरह के कार्यक्रम और आने वाले दिनों में करेंगे और आप लोग उससे जरूर जुड़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।